हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जनरली मैं जनरल नॉलेज या जो जनरल अवेयरनेस होती है उस पर वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन इस बार जो ये नए चेंजेस हो रहे हैं यूजीसी नेट में, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के आपको समझाया कि नेट जो है किसी भी हालत में आपको एग्जाम देना होगा, लेकिन हाँ, अब केवल पीएचडी करके भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो यूजीसी नेट का जो नया ड्राफ्ट है 2025 का, ये अभी ड्राफ्ट ही है, लेकिन इस पे काफी ज्यादा एलिगेशंस उठने लगे हैं कि अगर इस ड्राफ्ट में लिखी हुई बातें अप्लाई हो जाती हैं तो किस तरीके से इससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनकी जॉब्स हैं उन पे नुकसान हो सकता है या उसमें करप्शन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये जो ड्राफ्ट है ये करप्शन प्रूफ है या फिर इसमें कुछ करप्शन हो सकते हैं। क्योंकि ये करप्शन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आज ही न्यूज देखी तो मैंने सोचा आप सबको ये दिखाना और बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एएनआई की वेबसाइट पे ये न्यूज है, जिसमें जो तमिलनाडु के सीएम है वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो नया ड्राफ्ट अगर लागू होगा तो अपने स्टेट में इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मूव्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूजीसी न्यू ड्राफ्ट, कि न्यू ड्राफ्ट में वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स हैं और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा खतरा है हायर एजुकेशन को। तो क्या क्या चीजें हैं, एक चीज मैंने भी नोटिस करी है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो ऑलरेडी बहुत हार्ड टू गेट है, बहुत मुश्किलों से और मेहनत से हमें वहां पहुंचना होता है, और कैसे अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि उसे पाना और मुश्किल हो जाए या करप्शन के चांसेस बढ़ जाए कि कोई व्यक्ति जो डिजर्विंग नहीं हो वो भी उस पोजीशन पे आ जाए और जो डिजर्विंग हो वो छूट जाए। तो देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हैं और उसके बाद मैं आपको पूरी चीजें समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ सारे के सारे मैं ड्राफ्ट्स भी लाया हूँ, 2018 वाली रेगुलेशन भी लाया हूँ और ड्राफ्ट भी लाया हूँ। मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे जो है ये लूप होल हमें दिख रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में, और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आपकी टारगेट यही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीजों में क्या हो रहा है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाने जा रहा, किसी पे इल्जाम गलत सही का नहीं लगाने जा रहा। जो यहाँ पे लिखा है उसे व्यक्त करने जा रहा हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया वो आप सबसे मैं शेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ये लागू हो जाता है तो इससे एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे सबसे पहला एजुकेशन, जो सबसे पहली प्रॉब्लमेटिक चीज इस नए ड्राफ्ट में है वो ये है कि यूजीसी नेट से पहले आपका कोई भी पेपर आपने दिया हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसका अब मतलब नहीं रह गया। यूजीसी नेट करते समय या पीएचडी करते समय जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको उसी में जो है एंट्री मिल जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाएगा। ये एक सबसे पहली प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, जो कि आप सबके लिए भी कंसर्निंग है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर के बारे में, कि इसको अब थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपेंड कर दिया गया है और थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो चलते हैं 2025 वाले ड्राफ्ट पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइस चांसलर के नियुक्त होने के एक तरीके से तीन पॉइंट्स दिए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, तीन कंडीशन दी है। पहला कह रहा है कि एक प्रोफेसर होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, दूसरा कह रहा है सीनियर लेवल का रिसर्चर होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट यह कह रहा है कि किसी इंडस्ट्री में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक पॉलिसी या सेक्टर में एक सीनियर लेवल पे अधिकारी होना चाहिए। अब सुनने में तो ठीक लग रहा है कि हाँ भाई, वाइस चांसलर जो है वो सीनियर होना चाहिए रिसर्च में, एजुकेशन में या फिर किसी इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम जो पुराना 2018 वाला ड्राफ्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि सेम चीजें लिखी हैं, पहली और दूसरी कंडीशन लिखी है, बट तीसरी कंडीशन एक एक्स्ट्रा जोड़ी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पुराना वाला 2018 वाला जो है गाइडलाइंस है, इसमें लिखा है 10 साल का एक्सपीरियंस हो यूनिवर्सिटी में या 10 साल का एक्सपीरियंस हो रिसर्च में, दैट्स इट। मतलब उस पर्सन का एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा होना जरूरी था। लेकिन नए ड्राफ्ट के हिसाब से ये तीसरी भी पॉइंट जोड़ दी गई है कि 10 साल का अगर उसके पास किसी पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है या फिर उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसा भी व्यक्ति जो है वाइस चांसलर बन पाएगा। और यही रीजन है कि इसे अपोज किया जा रहा है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, है ना। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्या इससे प्रॉब्लम है? तो ये ऐसा बोला जा रहा है, ये न्यूज कह रहा है, मैं अपना कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दिस इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस एकेडमिक क्वालिटी
इंडस्ट्रियलिस्ट कैन ऑल्सो बिकम वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटीज। क्या हो रहा है कि अब तक वीसी जो है वो बन रहे थे जो कि प्रोफेसर हैं या रिसर्च में कार्यरत हैं 10 साल या उससे ज्यादा, लेकिन अब 10 साल की अवधि तो उतनी है और प्रोफेसर और रिसर्चर के बारे में भी लिखा है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जोड़ दिया गया है और वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है वो भी वीसी बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि क्या कल को कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है हायर एजुकेशन में, क्योंकि अब किसी प्रोफेसर के वीसी बनने का जो है मैंडेटरी यहाँ नहीं है। तो हो सकता है कल को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन आ जाए या वो अपने तरीके से चीजें करने लगे, एजुकेशन में छेड़छाड़ होने लगे। तो ये एक एलिगेशन जो है इसके बारे में न्यूज आई, तो मुझे लगा कि आप लोग को मैं बता दूं। आप लोग की क्या राय है मुझे बताना। बाकी रही दूसरी बात, वो भी कंसर्निंग है, जिससे कि हमारा जो यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, हो सकता है वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाए या कुछ इजी राउट्स जो हैं वो कुछ लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, ऐसा हो सकता है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, उसका एक मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से बना दिया है, आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई क्या हो रहा है कि अब तक अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू लाइन खींच देता हूं, तो अब तक आपके पास ये दो रास्ते थे। ये दो क्या, ये एक ही रास्ता है कि यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है जिसमें या तो आप नेट क्वालिफाई होंगे, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई होना भी मानते हैं, और या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। जेआरएफ मतलब आपको रिसर्च का फेलोशिप भी मिलेगा। ये दोनों के बाद आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती थी। इसका मतलब ये है कि आप को अगर हायर एजुकेशन में वर्क करना है, काम करना है, तो आपको नेट, यूजीसी नेट के एग्जाम के थ्रू ही हो करके जाना पड़ता था। लेकिन अब एक और चेंज जो इस जॉब की एलिजिबिलिटी के बारे में है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कि एक नया राउट भी डिसाइड कर लिया गया है, जिसमें आप यूजीसी नेट के एग्जाम में तो बैठेंगे, वो तो मैंडेटरी है, जैसे न्यूज़पेपर वालों ने गलत छाप दिया था कि नेट नहीं देना पड़ेगा। भाई यूजीसी नेट का पेपर देना पड़ेगा, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट क्वालिफाई करना पड़े। दूसरा राउट ये निकाला गया है कि आप पीएचडी ओनली कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मान लीजिए आपको 55% चाहिए, जेआरएफ के लिए मान लो आपको 60% चाहिए, तो पीएचडी के लिए आपको और कम स्कोर चाहिए, आपको मात्र 55% ही चाहिए होगा। उससे आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ के पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कर लें, 3 से 7 साल का पीएचडी कर लें, और बिना इस लाइन को पार किए हुए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस बार के लेटेस्ट ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले एक कठोर परीक्षा सामने आती थी, वो कठोर परीक्षा को भी सरल तरीके से या कम स्कोर में बाईपास करके पीएचडी करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुझाव है। इसके बारे में भी उस वहां पे कंसर्निंग लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और है, और वो ये है, इनफैक्ट दो चीजें हैं कंसर्निंग, और वो ये है कि भाई पहले क्या है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है वो मैटर करता था। ग्रेजुएशन पहले भी मैटर नहीं करता था, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंसर्निंग होना चाहिए यूजीसी नेट के में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आज की डेट में जो दो रास्ते खोल दिए गए हैं, एक यूजीसी नेट एग्जाम और दूसरा पीएचडी के थ्रू, इसमें ये बोला जा रहा है इसमें ये बोला जा रहा है कि आपका जो है जरूरी, अब कोई मैटर नहीं करता कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था या ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, अब कोई मैटर नहीं करता। आपका जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी है या जिस भी सब्जेक्ट में आपने नेट का एग्जाम दिया है, उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अगेन ये भी फिर एक कंसर्निंग बात है कि भाई अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा किसी और सब्जेक्ट से है, नेट हमने, पीएचडी हमने किसी और सब्जेक्ट से कर लिया, हो सकता है हमने जुगाड़ लगा के पीएचडी कहीं से कर ली, तो हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके अलावा एक और कंसर्निंग चीज है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले भी आपको अपना एपीआई स्कोर बनाना पड़ता था, और एपीआई स्कोर आपका बनता था जब आप कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस करते थे। अब वो भी हो सकता है इस ड्राफ्ट के लागू होने के बाद हटा दिया जाए। इसका मतलब कि किसी पर्सन ने किसी तरीके से अगर पीएचडी भी कर ली तो कोई स्कोर वगैरह नहीं, वो मेरिट वेरिट अभी कुछ बताया नहीं है कि कैसा होगा, बस वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चेंजेस गलत ही हैं और ये करप्शन के लिए किए गए हैं या कुछ, मैं बस आपको बता रहा हूँ ड्राफ्ट में क्या दिया है और पॉसिबली इससे क्या क्या गलत चीजें हो सकती हैं। मुझे फर्मली बिलीव है कि इस पॉलिसी को, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लूप होल हर जगह ढूंढना जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें कोई ना कोई लूप होल निकल आए। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है, मेरी अपनी समझ ये है कि क्या लूप होल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है
है ना, कोई स्टूडेंट है और उसकी किसी यूनिवर्सिटी में साठ गांठ है या उसकी जान पहचान बहुत ज्यादा है, तो अब क्या है, मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, नेट जेआरएफ ये नहीं निकाल सकता है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो अब क्या है भाई, अब ये है कि वो एक सरल रूट ले सकता है कि किसी तरीके से 50% या जो भी उसके सब्जेक्ट में पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई होना हो वो हो ले, पीएचडी में एडमिशन डाल दे अपने जान पहचान से। पीएचडी में कोई फेल नहीं होता, सबको पास कर दिया जाता है। अगर जान पहचान है तो 7-8 साल की जगह 3 साल में ही वो पीएचडी कर लेगा और तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन जाएगा, क्योंकि अब उसे कोई रिसर्च पेपर भी नहीं देना, नेट के लिए उसे अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो भी साबित नहीं करनी है। बस वो जो है आसानी से, जैसे आम लोग जो होते हैं उनको पीएचडी करने में 5 साल से ज्यादा ही लग जाता है, कई जगह पे तो 7-8 साल भी एक्स्ट्रा करवा के लगवा देते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी करप्ट है, उसकी थोड़ी जान पहचान है, तो क्योंकि मिनिमम जो है अवधि 3 साल की है, हो सकता है 3 साल के राउट को लेकर के वो आराम से एकेडमिक्स में चला जाए। ऐसा मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा या करप्शन होगा, बट मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज ये भी है कि नेट जेआरएफ का एग्जाम अब हार्ड टू क्रैक हो गया है, हार्ड टू करप्शन हो गया है। अब नेट जेआरएफ के एग्जाम में करप्शन नहीं होगा या कम होगा, मेरा ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं अब तक जितनी भी धांधली हुई है, चाहे नीट के पेपर में हुई, हमारा नेट का भी पेपर एक बार कैंसिल हो गया है, और अभी शायद बीपीएससी या कोई पेपर है उसमें भी बच्चे जो है रोड पे आए हैं ये कहने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो और एक बार में एक पेपर हो ताकि कोई भी कंफ्यूजन और धांधली ना हो। और अब तक जो पेपर कैंसिल हुए हैं उसके हम रिकॉर्ड देखें तो नीट के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कुछ सेंटर्स को नंबर ज्यादा कुछ को कम दे दिए गए थे। यूजीसी नेट में भी ये पहले से हो रहा था, आप देखें इंग्लिश कॉमर्स के पेपर 2-2 शिफ्ट में होते थे जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगता था और कट ऑफ भी हमें परसेंटाइल में मिलती थी, हम अपना स्कोर भी नहीं जान पाते थे कि एक्चुअल किस स्कोर पे नेट जेआरएफ होता है। वही चीज अब दूसरे एग्जाम्स में भी देखी जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा अब पेपर है वो फुल प्रूफ लग रहा है, क्योंकि इस बार भी हमारा जो नेट का पेपर हुआ वो सिंगल शिफ्ट में हुआ, इंग्लिश का भी पेपर सिंगल शिफ्ट में हुआ, कॉमर्स का भी पेपर सिंगल शिफ्ट में हुआ। तो इसका मतलब इस बार से अब नॉर्मलाइजेशन खत्म है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन खत्म है तो यूजीसी नेट एक फुल प्रूफ एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अब धांधली के चांसेस वहां नहीं है। लेकिन अगर ये रेगुलेशन आ जाता है तो धांधली का एक पैसेज, एक रास्ता तो खुल जाता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक लूप होल है जिसे शायद थोड़ा इंप्रूव किया जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि फाइनल ड्राफ्ट में इसे इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरी समझ से अगर कोई पीएचडी करके डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहा है, 3-5 साल वो लगा चुका है, तो वो इतना तो लायक होगा ना कि वो दोबारा अगर नेट के एग्जाम में बैठे तो उसे निकाल ले। इनफैक्ट कई बच्चे मुझे पता है जो लोग पीएचडी ओनली करके पीएचडी भी करते हैं, वो जेआरएफ के लिए अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बार बार नेट देते रहते हैं, कहीं जेआरएफ निकल आया, फेलोशिप मिल जाएगी एंड सो ऑन। लेकिन जो व्यक्ति करप्ट होगा वो बस पीएचडी में एंट्री ले लेगा और वो बैठ जाएगा और वो घूमना फिरना चालू कर देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे लिए जॉब रखी हुई है, 3 साल बाद हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होएगा या ऐसा होता है, बस मेरी अपनी समझ जो जहां जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है। आप लोग की गाइस क्या राय है, आप लोग जरूर से मुझे बताना कि क्या मैं जो कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी वीडियो बना के बताया तो मुझे लगा ठीक है यार, अच्छी पॉलिसी है और बढ़िया है कि जो नेट नहीं ले रहा है तो पीएचडी के थ्रू भी कर रहा है, लेकिन उसका रास्ता लंबा है, तो जाहिर सी बात है पीएचडी करते करते वो नेट निकाल लेगा। ये मैं कल तक सोच रहा था, लेकिन आज जब मैंने ये न्यूज देखी, एएनआई न्यूज पे ये न्यूज आई, तो मैंने सोचा कि क्या लूपहोल हो सकते हैं, और फिर मुझे लगा कि अगर किसी पर्सन की नेट जेआरएफ करने की नियत ही ना हो तो वो बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेके 3 साल में करके वो एकेडमिक्स में एंट्री कर ले जाएगा। तो दोनों चीजें मुझे कंसर्निंग लगी, एक वाइस चांसलर की नियुक्ति कि कोई आउटसाइडर कभी भी कैसे भी आ जाएगा और पूरी एजुकेशन को हैंडल करने लगेगा, और दूसरी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो एकेडमिक्स में, क्योंकि रिसर्च पेपर भी अब इसको नहीं लिखना है, इसकी भी वो हटा दी गई है। भाई कम से कम ये तो लगा देते कि पीएचडी कर रहे हो कम से कम 3 साल, तो क्या कंट्रीब्यूशन रिसर्च में है, तो वो सब भी हट जा रही है। तो ऐसे में जो है आउटसाइडर की एंट्री बहुत ज्यादा इजी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों के क्या सुझाव है वो जरूर से कमेंट में बताएं, और जो कोर्सेज या टेस्ट सीरीज है उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप जरूर से करें। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।